जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नई जानकारियों के साथ आप सभी किसान भाई बहनों के लिए उपस्थित हो गई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम द्वारा राज्य के पशुपालक हो रहे हैं लाभान्वित। अच्छे फसल उत्पादन के लिए जरूरी है मिट्टी की जांच। प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। पशुपालन विभाग झारखंड द्वारा चलाई जा रही एक पंचवर्षीय योजना है बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत जिनके पास कम से कम 5 बकरियां हो, उनमें से योग्य पशुपालक को फील्ड गाइड के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही 50 बकरी या 10 से 15 बकरी पालकों के बीच एक ब्लैक बंगाल जाति का बकरा दिया जाता है। अच्छे फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिस तरह से मानव शरीर में कई तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी वनस्पति या किसी भी सब्जी या किसी भी फसल के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होते हैं। यूँ तो हम कहते हैं कि 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वह हवा और पानी से पौधे को उपलब्ध हो जाता है, और बाकी पोषक तत्व जिसमें से प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये मिट्टी से मिलती है। और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं जैसे कि बोरॉन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, आयरन, यह भी मिट्टी से पौधों को उपलब्ध होता है। हमारी मिट्टी में ये पोषक तत्व हैं कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए हमारे किसान भाई मिट्टी जांच अवश्य कराएं। मिट्टी जांच कराने से यह फ़ायदा होता है कि किस पोषक तत्व की कमी है या किसकी अधिकता है, इसकी जानकारी आपको हो जाती है और उसके अनुसार आप उसमें रासायनिक खाद या जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। मशरूम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए वर्तमान समय है ढींगरी मशरूम की बिजाई करने का। अभी का मौसम, तापमान और आर्द्रता सभी ढींगरी मशरूम के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। इस समय ढींगरी मशरूम की बिजाई कर कृषक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। कृषि विशेषज्ञ हमारे किसानों को मल्चिंग जैसे कुछ उपाय बता रहे हैं, जिससे वे सिंचाई जल की समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। मल्चिंग करने से आपके मिट्टी में, आपके खेतों में नमी सुरक्षित रहेगी, जिससे कि सिंचाई की संख्या घट जाएगी, लागत कम हो जाएंगे, फसल को अच्छी पैदावार मिलेगी। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण कराना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। इन शख्स को अपनी मेहनत और अपनी खेती बाड़ी के तौर तरीकों पर पूरा भरोसा है। इसी आत्मविश्वास के दम पर ये सभी प्रकार की फसलों की बहुत अच्छी खेती करते हैं। दूसरे किसानों को भी ये इसी प्रकार खेती करने की सलाह देते हैं। झारखंड में होने वाले सभी फसलों का हम लोग ये खेती करते हैं। विशेषकर अदरक हुआ, बैगन हुआ, आलू, सेम, गोभी
वगैरह सभी चीज़ का। हमारे बाप दादा तो अपने ज़माने के जो पुराने तरीके से खेती करते थे, लेकिन हम लोग चूँकि हम लोग थोड़ा ये पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अपने तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 42, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 43, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 41, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 42, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 40, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ी तेज रहीं। चावल, गेहूं और मक्का आदि प्रमुख अनाज सामान्य रहे। वहीं सब्जी मंडियों में सब्जियों के दामों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया, उनमें स्थिरता बनी हुई है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2200, अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400, अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,150, अधिकतम 11,850 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5,400, अधिकतम 6,600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4,800, अधिकतम 5,950 रुपए। चीनी न्यूनतम 2,700, अधिकतम 2,900 रुपए। आलू न्यूनतम 900, अधिकतम 1,100 रुपए। प्याज न्यूनतम 1,600, अधिकतम 2,000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियाँ ली। तो हम जानकारियों का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहन जो पशुपालन करते हैं वो नए पशुओं को लेकर आते हैं। उनको ज़रूरत होती है देखने की, उनकी देखभाल करने की कि उन्हें कोई रोग तो ना लगी हो, जिनसे उनके पुराने पशु जो जिनकी पशुपालन कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो जाए उनके रोग से। तो चलिए इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। समय के साथ आज किसानों में खेती के अलावा पशुपालन का चलन बड़े पैमाने में बढ़ा है। केंद्र व राज्य सरकार की मदद से हर क्षेत्र में अनुदानित राशि पर किसानों को बीज, दवा एवं नवीनतम उपकरण दिए जा रहे हैं। साथ ही खेती व पशुपालन के वैज्ञानिक तकनीकों से भी रूबरू कराया जाता है। क्षेत्र के प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होकर किसान लाभान्वित होते हैं। छोटे स्तर पर व्यवसाय का अच्छा विकल्प पशुपालन का है। आज बकरी, मुर्गी, बत्तख, सूकर एवं गौपालन किसानों के बीच लोकप्रिय हुआ है। इन पशुओं के व्यवसाय में जहां लाभ मिलता है, वहीं सही देखभाल न करने की स्थिति में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेना, टीकों की जानकारी,
पशुओं के आवास की देखभाल इत्यादि इन बुनियादी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। गाय पालन से जुड़े पशुपालकों को खास बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आमतौर पर ज्यादातर संकर नस्ल की गायों का पालन होता है, जिसके रखरखाव एवं मेले या हाट से लाने के क्रम में यातायात में खास सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम के बदलाव से भी पशुओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे बहुत प्रकार की बीमारी गायों में लग जाती है। मुख्यतः परजीवियों का प्रकोप, जिसमें चमोकन, अठई इत्यादि शामिल है। दूसरा रोग मुख्य रूप से लाल पेशाब या रेड वाटर का होना होता है, जिससे गाय का तापमान घटता बढ़ता है, पेशाब लाल होता है, खाना पीना कम कर देती है। ये सारे लक्षण इसी बीमारी के हैं। अतः लक्षण दिखते ही पशुपालकों को पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। आज दूध के व्यवसाय को अपनाकर बहुत सारे लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किए हैं। इसके लिए दूसरों पशुपालकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। गौ पालन में सहयोग के लिए सरकार के द्वारा 90% अनुदान भी दिए जाने की अनुशंसा की गई है। राज्य के पशुपालक कृषि विश्वविद्यालय में जाकर बहुत सारे चल रहे योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। गौपालन से जुड़ी बुनियादी बातों के लिए समय समय पर चलाए जा रहे प्रशिक्षण द्वारा भी लाभ ले सकते हैं। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर गाय व इससे जुड़े व्यवसाय से जुड़कर हम अपनी तथा दूसरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बाजार से जब गाय वगैरह खरीदे तो पहले तो एक सावधानी वहाँ बरते कि जिस पशु में चमोकन, अठई, अठगोड़िया पकड़ा हो उस पशु को आप नहीं खरीदें, क्योंकि ये परजीवी जो है अन्य कई रोगों को जो है बढ़ावा देता है। जैसे एक रोग है बेबिसियोसिस, या उसको रेड वाटर भी कहते हैं या लाल पेशाब भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित जो है पशु उसमें ज़्यादा पाया जाता है, जिसको अठई, चमोकन, जूक किलनी पड़ता है। ये परजीवी, इसके प्रोटोजुआ जो होता है रक्त परजीवी होता है, रक्त के जो उसको बर्बाद करता है, डैमेज करता है आरबीसी को। तो पशु में हो जाने के बाद जो है, चूँकि अक्सर वो पशु में कारक छिपा रहता है, कम संख्या में रहता है, और जब पशु को ट्रक पर या अन्य साधनों से यातायात करके लाते हैं तो पशु पर काफ़ी तनाव पड़ता है, जिसके कारण जो है ये बीमारी उस पर प्रभावी हो जाता है और ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य रूप से लक्षण जो होता है, रोग से जो ग्रसित गाय होगी पशु, तो उसमें क्या है कि ये शरीर का तापमान घटते बढ़ते रहता है, यानी बुखार घटता है, बढ़ता है, खाना पीना भी कम कर देती है, कभी खाती है, जुगाली भी कम करती है, दूध उत्पादन कम हो जाता है, और सबसे मुख्य लक्षण जो है उसका पेशाब का रंग लाल या कोको कोला रंग का हो जाता है। तो वैसे स्थिति में किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसको देखते रहते हैं कि होगा कुछ भी होगा, तब तक जो है ना पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और मृत्यु की ओर बढ़ जाती है। तो राय साहब, अगर ऐसे लक्षण पशुओं में पशुपालक भाई देखें तो फिर वो क्या उपाय करें? पशुपालक भाई जब भी गाय आप खरीद के लाएं बाहर मेला हाट से, तो घर में सभी अपने परिवार के सदस्यों को ये सूचना दे दे कि इसका जो है ना पेशाब के रंग देखते रहना है, या अन्य गतिविधि भी जो है ना देखते रहना है। जैसे ही इसका पेशाब का रंग आप देखें कोको कोला रंग का या लाल, तो तुरंत जो है अपने निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी के पास संपर्क कर उसका इलाज करावे। उसको इंतजार नहीं करना है, हाँ, नहीं तो धीरे धीरे जो है ना जानवर कमज़ोर हो जाएगी। चूँकि किसान भाई नहीं जान रहे हैं, सोचते होंगे कि ऐसा ही जो है ना ये लाल पेशाब थोड़ा हो रहा है या हल्का कोको कोला का, तो ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पर विशेष ध्यान दे 1 महीना तक। 1 महीना के बाद जो क्वारंटाइन पीरियड उसका पास हो जाता है, तब इस बीमारी से उसमें कोई संभावना नहीं है। इस तरह का है ये रेड वाटर या बेबिसियोसिस। दूसरा एक बीमारी है थिलेरेसिस। ये भी जो है यातायात के बाद जो है ना पशु को ट्रक से लाद के ले जाते हैं, उसके बाद जो है ना ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी रक्त परजीवी प्रोटोजुआ है, जिसके कारण ये बीमारी होता है। और इसमें जो लक्षण पाया जाता है, रोग से ग्रसित पशु का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, खाना पीना कम कर देती है, या कभी कभी देखा जाता है कि पागुर भी करते रहती है, खाते पीते भी रहती है, अचानक दूध जो है घट जाता है,
और उसके बाद जो है वो ढांसती है, ढांसना शुरू करती है, और दूसरा जो है नाक से उसके पानी आता है। तो किसान भाई उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ही जहाँ तहाँ के जो है पानी पी के आई है, जिसके कारण जो है इस तरह से वो ढांस रही है, हल्का फुल्का नाक से पानी आ रहा है, हाँ। तो वो चीज़ नहीं है। ये बीमारी जो है थिलेरेसिस बीमारी की संभावना बढ़ जाता है इसमें ज़्यादा। इसमें लिम्फ ग्लैंड वगैरह भी जो है ना, जो होता है लिम्फ ग्लैंड यहाँ पर, या तो वो बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है उसमें। उसके बाद जो है ये काफ़ी खतरनाक होता है, और रक्त का जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कण कोशिका, उसको नष्ट कर देता है, और पशु जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी जो है ना आप ध्यान में रखें किसान भाई अपने पूरे घर के सदस्य को, कि इस तरह की यदि उसमें लक्षण दिखाई दे तो सर्दी खांसी नहीं समझ के उसको जो है निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से अवश्य इसका इलाज करावे, चूँकि ये खतरनाक बीमारी है। तो ये जो है ना इसका टीका भी आता है, हाँ, थिलेरेसिस का टीका भी आता है। यदि टीका उपलब्ध है आपके यहाँ, सरकार की तरफ से भी कभी कभी आपूर्ति की जाती है प्रखंड में, तो थिलेरेसिस का टीका आता है, या टीका एक आता है रक्षा टी, तो उसका भी जो है ना आप टीका लगवाएंगे तो ये थिलेरेसिस बीमारी नहीं होगी। और आपके पशु में जो कीमती जानवर है सब, चूँकि संकर नस्ल की गाय में ये सब बीमारी ज़्यादा पाया जाता है, तो उससे बचाव आप कर सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं इस प्रकार के लक्षण जब देखते हैं तो वो खुद का इलाज शुरू करते हैं बजाय इसके पशु चिकित्सक के यहाँ जाने के। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अपने से जो है किसान भाई अपने वो चिकित्सा शुरू नहीं करें, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उस बीमारी की जानकारी नहीं है। कोई भी बहुत सारा बीमारी, जैसे बताया आपको कि ये थिलेरेसिस रोग में जो है केवल आपको ये दिखाई देगा कि वो ढांस रही है कभी कभी और नाक से पानी आ रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो आप समझिएगा कि सर्दी खांसी के जो है ना दवाई देना शुरू करेंगे, देहाती दवाई या जड़ी बूटी या ओझा गुणी से करवाना शुरू करेंगे, तब तक परिणाम आएगा कि आपके जानवर जो है ना मर जाएगा। वैसे स्थिति में चूँकि अभी सरकार के द्वारा भी बहुत सारा योजना चला है गाय वगैरह देने के लिए, सब्सिडी पर अनुदान पर 90% अनुदान पर, तो ये भविष्य में आने वाला है। तो वैसा नहीं करे किसान भाई, नहीं तो काफ़ी जो है ना हानि होगी। और सरकार का जो सपना है कि बेरोजगार युवक झारखंड में दूध उत्पादन करके अपना दूध का भी बढ़ावा दे उत्पादन का, और अपना भी रोजगार चलावे, तो वो सपना पूरा नहीं होगा। इस पर विशेष ध्यान दें। तो कैसी लगी आपको जानकारी? हम आगे और भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहन, आपके खेतों में अभी चने की फसल लगी हुई है, तो उनकी कैसे देखभाल की जाए ताकि उसमें रोग और कीट ना लग जाए। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी, ये हमें जानकारी देंगे चना की खड़ी फसल की देखभाल कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। डॉक्टर साहब, अभी हमारे किसान भाई चना की खेती लगाए हुए हैं, खेत में कहीं कहीं चना बढ़ा हुआ है, जो आगात लगाए हैं उनका मतलब दाना भी भर रहा है और कहीं कहीं छोटे छोटे आकार का भी है। तो इस वक्त क्या हमारे किसान भाई कैसे देखभाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन हो सके? 3 परिस्थितियाँ अभी चना की है खेतों में। एक जो समय पर बुआई हुई अक्टूबर के माह में, उसमें दाने भर रहे हैं।
दूसरा जो थोड़ा और विलम्ब किया है उसमें फूल आ रहे हैं। तीसरी अवस्थाएं जो विलम्ब की है, धान के कटनी के बाद जो चना लगाए हैं वो फूल लगने की पूर्व की अवस्था है। तो सबसे पहले तो जो समय में बुआई की है मैं उसकी बात करूं, उसमें छिमी में दाने भर रहे हैं और इस समय ग्राम पॉड बोरर चना का फली छेदक कीट का आक्रमण होने की पूर्ण संभावना है या लग रहे हैं। किसान इस कीट से बुरी तरह से आक्रांत भी हैं, हर साल प्रभावित होते हैं। इस साल भी इसका आक्रमण देखा जा रहा है। तो किसान को चाहिए कि वो पहले तो ये तो पहले की बात होती कि पहले लगाने समय उसमें इंटरक्रॉप किए जाते धनिया के साथ, तीसी के साथ, तो इस कीड़े का प्रभाव नहीं होता, प्रकोप नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति तो अभी है नहीं। जो किसान इंटरक्रॉप नहीं किए हैं धनिया और तीसी के साथ, तो उनको रासायनिक नियंत्रण की आवश्यकता है या फिर समेकित कीट नियंत्रण की आवश्यकता है। तो समेकित कीट प्रबंधन का किसान ज़्यादा जोर दे इस विधि पर। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आते हैं, लाइट ट्रैप आते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप में इसके लिए एक ल्योर होते हैं। प्रति एकड़ 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए, जिसको एक निश्चित दूरी पर इस प्रकार से एक खूंटे से, एक लकड़ी के खूंटे से उसको इस तरह से बांधना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप का जो पॉलीथीन होते हैं, उनके जो थैली होते हैं, थैली के निचला हिस्सा मुख्य फसल के ऊपरी सिरा से छूता हो। उसमें ग्राम पॉड बोरर के ल्योर आते हैं, उसमें उसके मादा तितली के गंध होते हैं उसके शरीरों में। ल्योर लगा देने के बाद एक भ्रम होता है नर तितली को, ग्राम पॉड बोरर का जो नर तितली है उसको भ्रम होता है कि मादा तितली यहीं कहीं पे है और उधर आकर्षित होके उस थैली में जाके वो फंस जाते हैं, जिससे कि मेटिंग नहीं हो पाता, मिलन नहीं हो पाता और अंडे नहीं बनते हैं और फसल सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे कीट जो लाइट से प्रभावित, जो चना को प्रभावित करते हैं, उनको उस वैसे खेतों में आप लाइट ट्रैप लगा दें। उस लाइट ट्रैप से उसके तितली, नर हो या मादा, वो आकर्षित होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं, जिससे कि आपका फसल सुरक्षित रहता है। और जैसे नीम निर्मित कीटनाशक हैं, हालांकि निर्मित कीटनाशक जो एजाडीडैक्टिन 0.15% इसका सांद्रता है, इसका प्रयोग किसानों को करनी चाहिए, जो 500 ml प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 छिड़काव करते हैं। बहुधा ये कीड़े को मारते नहीं, ये रिपेलेंट का काम करते हैं, कीट को फसल से दूर रखते हैं। तो इसका उपाय किसान करे तो फसल जो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेंगे, फसल ग्राउंड खेत, ये ज़मीन के नीचे का पानी भी दूषित नहीं होगा, इस पर लागत खर्च भी कम पड़ते हैं और शर्तिया तौर पर आपके फसल इन कीटों से बचे रहेंगे। यदि ऐसा सुविधा नहीं है या किसान के अपने शहर में इनकी ये नहीं मिल रहे होते हैं, तो तत्काल में चना फली छेदक का प्रकोप हो चुका है तो रासायनिक विधि का भी किसान प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें और क्यूनोलफॉस या रोगर 500 ml प्रति लीटर की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करना आवश्यक है और इससे आपकी फसल इन कीड़ों से सुरक्षित हो जाएंगे। ये तो इस समय पे जो अभी ग्राम पॉड बोरर का असर हो रहा है उसके लिए है। ये तो हो गई डॉक्टर साहब कि आप जो पहले जो आगात लगाए हैं, जो अक्टूबर के महीने में जो चना लगाए हैं हमारे किसान भाई, उनके लिए जो थोड़ा लेट से लगाए हैं, उनके साथ क्या समस्या? अभी मैं कल ही और आज भी प्रक्षेत्र से घूम के आया हूँ। किसान, पछिया हवा चल रही है, गर्मी में तेजी आ गई है और जो वहाँ फूल आ रहे हैं उसमें सिंचाई कर रहे हैं। तो चना खड़ी फसल में यदि चना में फूल आ रहे हों
क्यों नहीं खेत की नमी में बहुधा माने बेहतर कमी आ गई हो, उसके बावजूद भी सिंचाई ना करें। ये सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। चना के फूल में फूल आने समय, चना की फसल में फूल आने समय यदि आप सिंचाई कर देते हैं तो पूरी की पूरी फसल आपकी चौपट हो जाएगी। इसलिए किसान भाई ऐसा ना करें। और जो किसान विलंब से बुआई किए हैं, धान कटने के बाद मैंने देखा है कि अभी फूल आने के पहले की स्थिति है, उसमें अभी भी किसान साग की तुड़ाई करें। टेम्परेचर, तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है, उसका प्रभाव पड़ भी रहा है। तो जो किसान सिंचाई कर रहे हैं, अब तो जो विलंब से चना खेती करते हैं वो बहुधा सिंचाई करते हैं, तो साग की तुड़ाई अगर नहीं की है तो एक साग की तुड़ाई कर लें। सिंचाई करने वाली फसल में जिसमें आप सिंचाई दे रहे हो चने में, उसमें साग की तुड़ाई करना जरूरी है। हालांकि वो स्थिति अब विलंब की स्थिति में है। उसके बाद अब फूल लगेंगे, सिंचाई ना करें। फूल लगने से पहले अभी एक हल्की सिंचाई कर दें, फूल आने से सिंचाई ना करें। और जब फली पकड़ ले और दाने उसमें भरने लगे तो सिंचाई किसानों की करनी चाहिए। और जो मैंने कीटनाशक का प्रयोग बताया, कीट का आक्रमण की बात करी, उसका कैसे रोकथाम किया जाए, तो वो विधि को अपनाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। आशा करती हूँ किसान भाई बहनों की आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।